let us start the class. You are studying GST, Goods and Service Tax. इसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? Anyone? Anything knows? सर 2017 में आया था। हाँ बिल्कुल ठीक। और सर रिसेंटली पॉपकॉर्न से भी लगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके लिए कानून लाया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 which was applicable from 1st July 2017। तो 2017 से पहले क्या सिचुएशन थी उसको थोड़ा समझ लेते हैं, और टैक्स लगाना गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है ये भी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स इज अ लेविड ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को टैक्स क्यों लगाना है? बिकॉज इट वांट्स रिवेन्यू। और रिवेन्यू क्यों चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि उसे अपने डेवलपमेंट्स के काम करने हैं, डिफेंस मजबूत करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। तो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो करेंसी इशू करती जाए जिससे कि इन्फ्लेशन हो जाता है, या फिर वो टैक्स कलेक्ट करे, लोगों की स्पेंडिंग पावर को कम करे। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपके आते हैं इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं आपके जो पहले आते थे जीएसटी से पहले, वो थे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और बाद में अब ये जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? तो जो सबसे नंबर 1 डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी पर्सन की जिम्मेवारी होती है वो टैक्स पे करना, वो उस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता दूसरे पर्सन को। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक टैक्स है जो लगाया तो किसी पर्सन पे जाता है, लेकिन वो उस बर्डन को शिफ्ट कर देता है टू द अदर पर्सन। ऐसा क्यों होता है? उसका दूसरा डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द इवेंट्स और एक्टिविटीज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। कि एक पर्सन ने इनकम कमाई है तो उसको ही इनकम टैक्स देना होगा। एक पर्सन के पास वेल्थ है तो उसको ही वेल्थ टैक्स देना होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज हैपनिंग इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज। तो जो गुड्स और सर्विसेज की किसी एक्टिविटी या इवेंट पर लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सबसे पहले, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो एक्साइज ड्यूटी लगी तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर, लेकिन वो इस बर्डन को शिफ्ट कर देता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जिसको वो गुड्स की सेल करता है, सप्लाई करता है। इसी तरह से जब वो गुड्स की सेल और सप्लाई करेगा तो उसको सेल टैक्स भी लगेगा। तो दो टैक्स लग गए, एक्साइज ड्यूटी अलग लग गई और सेल टैक्स अलग लग गया। और जो होलसेलर है उससे वो दोनों चीजें रिकवर कर लेता है। तो फर्स्ट इंस्टांस में लगा तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर ओनर के पास, लेकिन ये बर्डन शिफ्ट हो गया टू द होलसेलर। अब होलसेलर ने भी ये गुड्स को कंज्यूम तो नहीं करना, उसने आगे बेचनी है टू द रिटेलर्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं वो गुड्स को आगे सेल करते हैं और वो उससे फिर वो पूरा टैक्स रिकवर कर लेते हैं रिटेलर से। इसी तरह से रिटेलर ने आगे गुड्स को सेल करना है टू द कंज्यूमर्स जिन्होंने गुड्स को कंज्यूम करना है। तो कंज्यूमर्स को वो सारा टैक्स शिफ्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली जो बर्डन होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूमर्स के ऊपर लग जाता है। तो इसलिए
क्योंकि ये गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगता है, इसलिए क्या होता है कि ये टैक्स जो है शिफ्ट हो जाता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. बोलो. यस सर. चलो आगे कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस. जैसे पहले इन्होंने दिया टैक्सेबल इवेंट. देयर इज अ टैक्सेबल इवेंट. हर एक, अब इसमें एक चीज और समझनी है पहले आपको. हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं. आपको मालूम नहीं होगा, अराउंड 2000 लॉज है हमारे देश में. और जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा कानून है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब पढ़े हैं. तो इसमें एक चीज दे रखी होती है आपको, नंबरिंग 1 2 3 4, जिसको हम कहते हैं सेक्शंस. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबरिंग दे रखी होती है उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दे रखी हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब की पावर्स डिफाइंड है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. साथ ही साथ उसमें ये भी डिफाइंड है कि कौन से कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पार्लियामेंट के द्वारा, एंड कौन से कानून वो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर है वो बना सकती है थ्रू इट्स स्टेट लेजिस्लेचर. साथ ही साथ ये भी डिफाइंड है कौन सी टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और कौन से टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज लगाएंगी. जैसे एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा. तो एक और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाना चाहेगी तो पहले वो उसके लिए कानून बनाएगी. तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल में ये लिखा है, नो टैक्स शैल बी लेविड बाय द स्टेट अनलेस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ. तो कोई भी टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट तो पहले उसके लिए कानून बनाएगी. इसलिए आप देखोगे कि जब एक्साइज एक्ट लगाया गया इन 1944, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट एंड सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट बनाया गया. बाद में से सॉल्ट वर्ड हटा दिया. इसी तरह से कस्टम्स एक्ट 1962 बनाया गया टू लेवी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इसी तरह से सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट बनाया गया 1956, जिसमें सेल टैक्स लगाने का प्रोविजन किया गया ऑन इंटर स्टेट सेल एंड परचेज. एक सर्विस टैक्स ही ऐसा था जिसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया, लेकिन जो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, बजट आता है, उसके अंदर सर्विस टैक्स का प्रोविजन आया 1994 में. और धीरे धीरे उन्होंने सर्विसेज सारी कवर कर ली. अब ये तो सारे हो गए टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाने थे. अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से टैक्स बचे? उसके पास बचा लोकल सेल्स टैक्स. लोकल सेल्स टैक्स मतलब दिल्ली सेल्स टैक्स जो दिल्ली में सेल होगी, महाराष्ट्र सेल्स टैक्स जो महाराष्ट्र में सेल होगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाएगी. तो ये टैक्सेस लगाए गए. अब हर एक लॉ में अब टैक्स लगाने के लिए कोई इवेंट तो डिफाइन करना होगा कि किसके ऊपर लगेंगे. तो जैसे सेंट्रल एक्साइज में प्रोविजन है दैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स which are specified in Central Excise Tariff Act 1975, बाद में चेंज हो गया ये, and produced in India, manufactured in India, कि जो गुड्स सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में स्पेसिफाइड है और अगर उनकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. सो दिस इज द टैक्सेबल इवेंट. इसी तरह से सेंट्रल सेल्स टैक्स में है कि जब आप गुड्स की इंटर स्टेट सेल करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स देना होगा. कस्टम्स में भी यह है कि जब आप गुड्स को इंपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर बाहर से या बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी होगी. पर टैक्सेबल इवेंट का मतलब ये नहीं कि उसी स्टेज पर टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं. कलेक्शन का इवेंट नॉर्मली आगे होता है, क्योंकि गुड्स फैक्ट्री में बन रहे हैं तो एकदम से कैसे टैक्स लगाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसलिए उन्होंने टैक्सेबल इवेंट तो किया सेंट्रल एक्साइज एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, लेकिन कलेक्शन इवेंट किया उन्होंने रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री.
फैक्ट्री से जब आप माल को बाहर निकालेंगे तब आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। सो दिस इज क्लियर कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है और कलेक्टिंग इवेंट क्या होता है।